Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you love physics के note, then please subscribe my channel and share it with your friend because notes are most important. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? ये एक सॉल्यूशन होता है, अ सॉल्यूशन डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ठीक. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल लोड, ये 2 मेटल लोड से कंसिस्ट होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं. दे आर इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड सॉल्यूशन. SOL के ऊपर ये N लिख रखा है, इसका मतलब N है, तो सॉल्यूशन विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. ये इमर्स मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं डूबना. दे इमर्स्ड इनटू इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, ये इमर्स्ड किए जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. फिर देखिए मैंने बीच में से एरो लगा रखा है. द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ दैट, इलेक्ट्रोलाइट की विशेषता ये होती है कि व्हेन दीज रोड, जब हम रोड को इमर्स करते हैं मतलब डुबाते हैं इनटू इलेक्ट्रोलाइट में, देन एक रोड बिकम पॉजिटिव हो जाती है एंड द रोड बिकम नेगेटिव व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द वायर. और जब हम इसे वायर से कनेक्टेड करते हैं तो चार्ज होते हैं बिकम फ्लो इनटू इट, चार्ज उसमें फ्लो करते हैं. ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो करने के कारण करंट प्रोड्यूस होती है. इन दिस वे सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस तरीके से हमारी जो सेल होती है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो ये हुआ हमारा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सेल. नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम नोटेड करते हैं स्मॉल r से. इसे क्या कहते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो ऑफर किया जाता है ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो करने के लिए बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में, इस कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं ऑफ द सेल्स की. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल r. इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. इट डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर, ये फ्लोइंग फैक्टर पर डिपेंड करती है. पहला होता है कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. पहला ये डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होता है. सेकंड होता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सांद्रता, पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है. थर्ड होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच क्या डिस्टेंस है ना. बी, ये जो मैंने बी करके ये लिख रखा है इसका मतलब है बिटवीन. ठीक. फोर्थ पॉइंट है कि इट वेरीज इन्वर्सली, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एज द कॉमन आर ए ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट. ये वेरीज इन्वर्सली होता है कॉमन एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जिसमें कॉमन एरिया इलेक्ट्रोड का, जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स किए जाते हैं. हिंदी में कहते हैं इमर्स, डूबे हुए. फिफ्थ होता है कि इट इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ये बढ़ता है जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर घटाते हैं. तो ये हुए हमारे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा किस किस पे डिपेंड करता है. ये हमारे फिफ्थ पॉइंट हो गए. देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द EMF ऑफ द सेल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. EMF की जो हमारी फुल फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल. क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, ये किया गया कार्य होता है इन कैरिंग अ यूनिट, फिर ऐसे बना रखा एरो पॉजिटिव, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिंग करने में फ्रॉम लोअर टू अ हायर पोटेंशियल, एक लोअर से हायर पोटेंशियल पर. ठीक है. इट इज़ डिनोटेड बाय ई, इसे इस वाले ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इफ W इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, यदि W हमारा किया गया कार्य है इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को ले जाने में, देन E इज इक्वल टू W अपॉन Q. W का फॉर्मूला FD होता है और F का फॉर्मूला E के रेस्पेक्ट में, कैपिटल E के रेस्पेक्ट में QE होता है. तो QED अपॉन Q से Q कट गया और ED किसका फॉर्मूला होता है? V. मतलब E इक्वल टू बराबर है हमारे कैपिटल V के. मतलब जो V की यूनिट होगी वही हमारी E की यूनिट होगी. V की यूनिट क्या आती है? यहाँ पे वोल्ट होती है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी और जूल पर कूलम. ठीक.
रिलेशनशिप इसमें निकाल रहे हैं स्मॉल आर जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ई को कहते हैं यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड वी कैपिटल वी आपको पता है क्या होता है, ठीक। तो इनके बीच हम डिफरेंस निकालेंगे। आर स्मॉल आर जिसकी यूनिट होगी ओम, कैपिटल ई और एंड वी इन दोनों की होगी सेम यूनिट मतलब वोल्ट। वो हमने आपको अभी करके बताया कि इन दोनों की सेम कैसे होगी। नेक्स्ट होता है इसमें कंसीडर एक सेल ऑफ, हम सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, जिसे हमने कनेक्टेड किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, शोन इन द फिगर। आपको फिगर से दिख ही रहा है स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, इसमें कैपिटल आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसमें करंट फ्लो कर रही है कहाँ से, करंट फ्लो कर रही है प्लस से माइनस की तरफ। और देखिए यहाँ पे आता है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आर हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है जो मैंने आपको ही बताया था। जब हम इसे ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं तो इसके पास में जो हम सेल कनेक्ट करते हैं ना वो हमेशा स्मॉल आर होती है, और फिर जब इसके पैरेलल में या सीरीज में कोई करते हैं तो हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट बना लिए, यहाँ पे स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, करंट हमारी फ्लो हो रही है। तो ये हो गया हमारा सेल। बाय डेफिनेशन ऑफ द ईएमएफ, जो मैंने ईएमएफ की भी डेफिनेशन बताई थी, ई क्या है, वर्डन बाय अ सेल, सेल के द्वारा किया गया कार्य इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज को ले जाने में अलोंग द क्लोज सर्किट में, जैसे आपको क्लोज सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे जा रही चार्ज हमारा ये प्लस से माइनस की तरफ, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं वर्डन एंड कैरिंग यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में फ्रॉम ए टू बी, देखिए ए टू बी अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, फिर ये है हमारा प्लस वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज को ले जाने में फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, मतलब दो वी होंगे, एक कैपिटल आर के कारण जो हम कहेंगे कैपिटल वी, एक स्मॉल आर के कारण जो कहेंगे हमने वी डैश, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल ई, ठीक। अब देखिए ओम फ्लो का अगर लगाएंगे तो V इज इक्वल्स टू आई आर, कैपिटल आई आर, और V डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल आई आर। तो E की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल आई कॉमन ले लिया, स्मॉल आर प्लस से कैपिटल आर। हैंस द करंट इन द सर्किट क्या हो गई, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, V की जगह लगा दिया टोटल V मतलब मतलब E अपॉन आर प्लस के स्मॉल आर। यहाँ से हमने क्या निकाल दी, अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें, देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, E इज इक्वल्स टू वी प्लस के वी डैश है, और यदि मैं V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो E माइनस वी डैश आ जाएगा, यही मेरा E माइनस वी डैश है। वी डैश की वैल्यू रख दी आई आर, फिर R इज इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आई, फिर I की फॉर्मूला फिर से रख दिया V अपॉन R। तो यहाँ से हमने जब R की वैल्यू निकाली तो R इज इक्वल्स टू R E अपॉन वी माइनस के 1, ठीक। R इज इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आई का फॉर्मूला V अपॉन R। यहाँ से हमने R हम ऊपर ले गए, फिर उसके बाद R यहाँ से बाहर निकाला तो क्या लगे, E अपॉन वी माइनस के 1। तो ये हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का किया जाता है, 2 कंडीशन होती हैं कि सेम ईएमएफ होना चाहिए, एक डिफरेंट ईएमएफ होना चाहिए। तो अब आपको ये अभी बताऊंगी मैं कि व्हाट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये उन सेलों के लिए है जिनका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम है, ठीक है। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, ये आर है, ये हमारी सीरीज में लगी हुई है, ठीक। स्मॉल आर कैपिटल ई, स्मॉल आर कैपिटल ई, स्मॉल आर कैपिटल ई, स्मॉल आर कैपिटल ई, ठीक। अब देखिए एज शोन इन द फिगर, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, सपोज स्मॉल एन सिमिलर सेल, एक स्मॉल एन सिमिलर सेल है जिनका ईच का ईएमएफ बराबर है। क्यों, क्योंकि अब मैंने से ये पता कंडीशन क्या होती है, देखिए पैसे से लिख रहेगा मैंने सेम ईएमएफ, तो सबका ईएमएफ क्या है, ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होना चाहिए, बी कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज से कनेक्टेड है, ठीक है। लेट कैपिटल आर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। टोटल ईएमएफ ऑफ स्मॉल एन सीरीज क्या होगा, एन ई, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल एन इन सीरीज इक्वल टू एन आर, और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हो जाएगा, आर प्लस के एन आर। स्मॉल आर एक्सटर्नल और स्मॉल एन लिखा हुआ है तो स्मॉल एन आर, ठीक। क्यों हमने स्मॉल एन की आर में मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमने कैपिटल आर से क्यों नहीं करी, हमने स्मॉल आर से इसकी मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि आप डायग्राम देखिए 1 2 3 4 फिर डाइजेस्ट कितनी सेल है एन, तो स्मॉल एन की मल्टीप्लाई करेंगे आर से, और इन सब के लिए फिगर से देखिए हमारा कैपिटल आर की वैल्यू सेम है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर, ठीक।
द करंट इन द सर्किट इज द क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी क्या बता दिया हमने अभी, एन ई, आर क्या बताया, आर प्लस एन आर। दो कंडीशन होती है जब दो चीज़ प्लस होती है, तो दो कंडीशन होती है, पहले ये बड़ा होगा और फिर दूसरी केस में ये बड़ा होगा। हम पहला केस लेते हैं जिसमें हमारा कैपिटल आर बड़ा होगा। जब हमारा कैपिटल आर बड़ा होगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, स्मॉल एन आर को अगर नेग्लिजिबल कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एन ई अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, एन टाइम द करंट ई अपॉन आर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, जो कि एक वन सेल के द्वारा ड्रॉन की जाएगी। ठीक, सेकंड कंडीशन हम ये मानेंगे कि स्मॉल एन आर बड़ा, जब स्मॉल एन आर कैपिटल आर से बड़ा है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर, क्योंकि जब आर छोटा है तो हम आर को नेग्लिजिबल कर देंगे, तो ये दोनों बचे एन ई अपॉन एन आर, और एन से एन कट गया तो क्या बचा, द करंट ई अपॉन आर, और ई अपॉन क्या है, द करंट गिवन बाय द वन सेल। तो आगे भी हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है इसमें। ठीक, तो यदि हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 10 व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस द शेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। ठीक, यदि हमें, कहने का मतलब क्या है कि यदि हमें करंट मैक्सिमम चाहिए सीरीज सी कंडीशन में, तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये देखो, क्योंकि इन दोनों में अगर आप देखो तो वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी, क्योंकि ये एन टाइम्स है, तो इसका मतलब कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तभी हमें करंट ज़्यादा मिल रही है। और वही चीज़ हमने लिखी है कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से तभी हमें क्या मिलेगी, करंट मैक्सिमम मिलेगी इन केस ऑफ जब सेल किस में कनेक्टेड होंगी, सीरीज़ में। ठीक, तो ये आपसे एक दो नंबर में पूछा जाता है कि ये बताइए कि हमें सीरीज़ में, हमें जब सेल सीरीज़ में होंगी तब हमें करंट मैक्सिमम अगर यदि मिल चाहिए तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो ये आपको याद रखना है कि यदि आपकी करंट की बात होती है कि सीरीज़ में होती है तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। नेक्स्ट आता है कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये देखेंगे आई आर और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए स्मॉल आर 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 सब सेम है। ये वाला आर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब इस कैपिटल आर की वैल्यू चेंज होगी इन केस ऑफ पैरेलल। देख कैसे लिख रखा है, एज शोन इन द फिगर, जिससे आप फिगर में देख रहे हैं। सपोज एम सेल, यहाँ उसमें हमने स्मॉल एन मानी थी, हमें अब इसमें क्या मानना है, स्मॉल एम। तो सपोज एम सेल है, एक स्मॉल एम सेल है, ईच ऑफ ई एम एफ जिसका ई एम एफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में जैसे आपको दिख रहा है। और let R be the external resistance, capital R be the external resistance, since all the M internal resistance are connected in parallel, क्योंकि सारे इसमें पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो their equivalent resistance क्या होगा, पैरेलल की कंडीशन में R का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। तो यहाँ से यदि हम ये वाला तरीका लगाएं तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R 1/R प्लस डैश डैश एम टर्म या स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर, या आर डैश की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल स्मॉल एम। तो यहाँ पे अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो सर्किट का तो क्या निकलेगा, एक तो हमने आर लगाए रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, और एक स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम। टोटल ई एम एफ ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इक्वल टू ई एम एफ ड्यू टू द सेल वन सेल। तो यहाँ पे ई एम एफ बराबर है तो ई इक्वल टू ई, करंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम आई की वैल्यू क्या आएगी, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम। और यहाँ से मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, एम ई अपॉन एम आर प्लस के स्मॉल आर। फिर से इसमें केस होगा कि एक बार जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्मॉल आर बड़ा होगा एम आर से, तो क्या होगा कि हम इसमें एम आर को नेग्लिजिबल कर देंगे, स्मॉल एम कैपिटल आर को नेग्लिजिबल कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एम ई अपॉन स्मॉल आर। ये क्या होगा, एम टाइम द करंट ड्यू टू वन सेल। और दूसरी कंडीशन में मानेंगे कि स्मॉल एम कैपिटल आर की वैल्यू ज़्यादा होगी स्मॉल आर से, तो इसमें आई की वैल्यू क्या बनेगी, ई अपॉन आर। इन दोनों केसों का हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी वैल्यू कब निकलती है कि जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। केस फर्स्ट में हमारी करंट सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें क्या हमारी करंट निकली है, एम टाइम्स निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे पैरेलल में चाहिए करंट ज़्यादा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखनी होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तभी मुझे करंट ज़्यादा मिलेगी इन केस ऑफ पैरेलल कंडीशन। देखिए ये लिख रखा है, दस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना।
जो मैंने आपसे कहा, द शेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट, जो कि अगेन आपसे 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि यदि आपको पैरेलल की कंडीशन में करंट मैक्सिमम चाहिए तो आपके में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। तो ये हमारे 2 मेन टॉपिक हमारे टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से। नेक्स्ट वीडियो में हम पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग इन सेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ 12th क्लास। अगेन इफ़ मैंने अभी तक जितना ही पढ़ा दिया है उस रिलेटेड पर कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन इसके अलावा यदि कोई 9th 10th 11th 12 के स्टूडेंट सुन रहे हैं, BSc MSc का कोई भी स्टूडेंट को अपने फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक फिजिक्स कैन नॉट, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिख लेते हैं जिसके बेस पर एग्जाम में आपकी डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग इन सेल। ओके स्टूडेंट, बाय।